अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि 20 लाख साल पहले क्या हुआ था? ये कुछ वैसा ही सवाल है जैसे रशीदा ने पूछा था जब उसने 100 साल पुरानी हेडलाइन देखी थी। तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं साथ में। आज हम समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हैं। हम उस दौर में वापस चलेंगे जब हमारे उपमहाद्वीप पर इंसानों ने अपने पहले कदम रखे थे। और फिर वहां से देखेंगे कि कैसे उन्होंने शिकार करने से लेकर यहाँ के पहले शानदार शहरों की नींव रखी है। तो तैयार हो जाइए प्रागैतिहासिक भारत की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा के लिए। अपने इस सफर को ठीक से समझने के लिए हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम बनेंगे इतिहास के जासूस और समझेंगे कि अतीत के राज खुलते कैसे हैं। फिर हम भारत के सबसे पहले लोगों से मिलेंगे, उस कृषि क्रांति को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले शहरों की एक झलक पाएंगे और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें एक साथ दोहराएंगे। चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लाखों साल पीछे जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहासकार आखिर अतीत की इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं, उनके पास क्या तरीके हैं। देखिए, इतिहासकार ना बिल्कुल जासूसों की तरह काम करते हैं। वो सुराग ढूंढते हैं और उनके सुराग होते हैं ऐतिहासिक स्रोत। अब लिखे हुए स्रोतों में दो खास तरह की चीजें हैं। एक है पांडुलिपियां, यानी हाथ से लिखी किताबें जो ताड़ के पत्तों जैसी नाजुक चीजों पर लिखी जाती थीं। तो जाहिर है वक्त के साथ ये नष्ट हो सकती थीं या कीड़े इन्हें खा जाते थे। दूसरी तरफ है अभिलेख, जिन्हें पत्थर या धातु जैसी एकदम पक्की सतहों पर उकेरा जाता था। और यही वजह है कि ये आज हजारों साल बाद भी हमारे सामने मौजूद है। लेकिन उस समय का क्या जब लिखना पढ़ना शुरू ही नहीं हुआ था? यहीं पर पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी काम आता है। पुरातत्वविद जमीन की खुदाई करके वो चीजें खोज निकालते हैं जो पुराने लोग पीछे छोड़ गए थे, जैसे उनके पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां या उनके घरों के खंडहर। इन्हीं चीजों से वो उन लोगों की कहानियां गढ़ते हैं जिनकी कोई लिखी हुई दास्तान मौजूद नहीं है। इतिहास में तारीखों को समझने के लिए हम BCE और CE सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। CE का मतलब है कॉमन एरा, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, जैसे साल 2024 CE। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, और इसमें साल पीछे की तरफ गिने जाते हैं। मतलब 2000 BCE 1000 BCE से पहले आता है। ये बस समय को नापने का एक वैज्ञानिक तरीका है। तो अब जब हम इतिहास को पढ़ने का तरीका समझ गए हैं, तो चलिए मिलते हैं इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले निवासियों से। हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की, एक ऐसा दौर जो इतना लंबा था कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए और इसके स्केल को समझने की कोशिश कीजिए। पाषाण युग को 3 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है पहले हिस्से की लंबाई, यानी पुरा पाषाण काल। ये 20 लाख साल पहले से शुरू होकर करीब 12,000 साल पहले तक चला। इसका मतलब है कि हमारे पूरे इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक काल में बीता है। इस लंबे दौर में इंसान बड़े अनगढ़ पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। फिर आया मध्य पाषाण काल, जब औजार छोटे और नुकीले हुए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। और आखिर में नव पाषाण काल में औजारों को पॉलिश करके और भी धारदार बनाया गया। तो सवाल ये है कि ये शुरुआती इंसान आखिर रहते कहाँ थे? इस नक्शे पर नर्मदा नदी को देखिए। लाखों सालों तक इंसानों ने इसी नदी के किनारे अपना घर बनाया। वे कुशल शिकारी संग्राहक थे, यानी वो जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उन्हें सब पता था कि खाने लायक जड़ें, फल और दूसरी जरूरी चीजें कहाँ मिलेंगी। ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, जिन्हें हम शिकारी संग्राहक कहते हैं, और इसकी बहुत सीधी सी वजहें थी। पहली, अगर वे एक ही जगह ज्यादा दिन रुकते तो वहां के पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो जाते। दूसरी, वो अक्सर जानवरों के झुंड का पीछा करते थे। और तीसरी, वो मौसम के हिसाब से अलग अलग फल देने वाले पौधों की तलाश में घूमते रहते थे। उनका पूरा जीवन प्रकृति के चक्र के साथ ही चलता था। पुरातत्वविदों को ऐसी कई जगह मिली हैं जहां ये शिकारी संग्राहक रहा करते थे। इस नक्शे पर जो लाल त्रिकोण हैं, ये उन्हीं जगहों को दिखाते हैं। इनमें से एक बहुत ही खास जगह है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। यहाँ प्राकृतिक गुफाएं और चट्टानों की ओट में बनी जगह थी जो उन्हें बारिश, धूप और तेज हवाओं से बचाती थी। और इन गुफाओं में उन्होंने कमाल की चित्रकारी भी की, जो आज भी मौजूद है। और फिर एक बहुत ही जबरदस्त खोज हुई आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं में।
यहाँ पुरातत्वविदों को राख के निशान मिले। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये लोग आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। अब उनके पास रोशनी थी, वो मांस भून सकते थे और सबसे जरूरी वो खतरनाक जंगली जानवरों को खुद से दूर रख सकते थे। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगभग 12,000 साल पहले हमारी धरती की जलवायु में एक बड़ा बदलाव आया। दुनिया धीरे धीरे गर्म होने लगी और इसी बदलाव ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक यानी खेती की क्रांति की नींव रखी। ये बदलाव था पालतूकरण का। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें लोगों ने जानवरों को पालना और गेहूं और जौ जैसे अनाज उगाना सीखा। इसका मतलब ये हुआ कि अब भोजन के लिए भटकने की जरूरत नहीं रही। भोजन अब उनके घर के पास ही उग सकता था और इस एक चीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस नए जीवन का सबसे पुराना और साफ सबूत हमें मिलता है मेहरगढ़ में, जो आज के पाकिस्तान में है। ये जगह बोलन दर्रे के पास एक हरी भरी उपजाऊ जमीन पर बसी थी, जो ईरान जाने का एक बहुत अहम रास्ता था। लगभग 7000 BCE में बसे इस गांव को उपमहाद्वीप के सबसे पहले गांवों में से एक माना जाता है। तो मेहरगढ़ में जिंदगी कैसी थी? खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले, साथ ही भेड़ बकरियों की हड्डियां भी। यहाँ के घर चौकोर या आयताकार थे और कुछ कमरों का इस्तेमाल शायद अनाज जमा करने के लिए होता था। लेकिन सबसे दिलचस्प खोज यहाँ की कब्रें थी। कुछ कब्रों में इंसानों के साथ बकरियों को भी दफनाया गया था। इससे ये अंदाजा लगता है कि वो शायद ये मानते थे कि मरने के बाद भी एक और दुनिया है जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। खेती की शुरुआत के साथ ही औजारों की तकनीक भी एकदम बदल गई। इसी दौर को हम नवपाषाण काल या नया पाषाण युग कहते हैं। इस स्लाइड में जो औजार दिख रहे हैं वो पहले के औजारों से काफ़ी अलग हैं। इन्हें घिसकर पॉलिश किया गया है ताकि इनकी धार बहुत ज्यादा तेज हो। ये नए औजार जंगल साफ करने, जमीन जोतने और फसल काटने जैसे कामों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर थे। तो खेती ने इंसानों को एक जगह पर टिक कर रहना सिखा दिया। जो लोग कभी घूमते फिरते थे अब गांव बसाकर रहने लगे। धीरे धीरे ये गांव बड़े हुए, आबादी बढ़ी और फिर हजारों साल बाद सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस उपमहाद्वीप में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, शहरों का उदय। आज से लगभग 4700 साल पहले यानी 2600 BCE के आसपास सिंधु घाटी में दुनिया की सबसे आधुनिक और शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया। क्योंकि सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक बड़ा कदम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी जिसने इस इलाके को जटिल, संगठित और योजनाबद्ध शहरी जीवन के एक नए दौर में पहुंचा दिया। हम इस खोई हुई दुनिया के बारे में उन सुरागों से ही जानते हैं जो वे पीछे छोड़ गए। उनके शहर बड़े योजनाबद्ध थे, सीधी सड़कें थीं, ढकी हुई नालियों की बेहतरीन व्यवस्था थी। शहर अक्सर 2 हिस्सों में बटा होता था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे सिटाडेल कहते हैं और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लोग कमाल के कारीगर थे, जैसे ये सटीक बाट जो बताते हैं कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। वे खूबसूरत मनके बनाते थे और उनकी मोहरों पर जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि है जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये रहस्यमयी लिपि उनके बारे में जानने की हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और फिर लगभग 1900 BC के आसपास ये शहर वीरान होने लगे, शायद नदियों के सूखने या जलवायु परिवर्तन की वजह से, लेकिन इसका असली कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हमने लाखों सालों का सफर बस कुछ ही मिनटों में तय कर लिया है। तो चलिए इस यात्रा के कुछ सबसे जरूरी पड़ावों और तथ्यों को फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि वे हमें हमेशा याद रहें। ये टेबल हमारी पूरी यात्रा का एक स्नैपशॉट है। याद रखिए, नर्मदा घाटी जहां सबसे पहले शिकारी संग्राहक बसे, भीमबेटका मध्य प्रदेश जहां उनकी कला गुफाओं में जिंदा है, कुरनूल आंध्र प्रदेश जहां आग की खोज ने सब कुछ बदल दिया, मेहरगढ़ जहां खेती की पहली नींव रखी गई, और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ नाम। लोथल गुजरात में दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला, कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत के सबूत मिले, और धौलावीरा गुजरात में जल प्रबंधन की अनोखी व्यवस्था मिली। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इतिहास का अध्ययन एक लगातार चलने वाली खोज है।
इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो हमारे अतीत की एक बड़ी कहानी बनाने के लिए पीछे छोड़े गए इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते रहते हैं। पत्थर के औजारों से लेकर सुनियोजित शहरों तक ये सफर इंसान की तरक्की की एक अद्भुत कहानी बताता है। लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, जमीन के नीचे अभी और कितने रहस्य दबे हैं और कौन सी गुमनाम कहानियां हैं जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।